हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 जिन की सच्ची डरावनी कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आप अपनी नींद भुला बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी है नैना जी की। नैना कहती हैं कि वह राजस्थान के चुरू जिले से ताल्लुक़ रखती हैं और यह जो हादसा है वह उनके साथ 2016 में हुआ था। नैना कहती हैं कि 2016 में मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने नए घर में अपने हस्बैंड के साथ यहीं चुरू ज़िले के अंदर शिफ्ट हुई थी। इनके साथ इनकी एक छोटी बहन भी कुछ वक्त साथ रहने के लिए नैना के साथ रुकी हुई थी। तो जैसे कि घर नया था तो सारा सामान इधर उधर अभी बिखरा पड़ा था। तो नैना अपनी बहन के साथ मिलकर कुछ ज़रूरत की चीज़ों को सही से जमा रही थी और नैना बताती हैं कि वह अपनी छोटी बहन के साथ बैठी हुई थी और अपने घर का मुआयना ले रही थी। तभी उनको अपनी ऊपर वाली मंजिल से कुछ हलचल की आवाज़ आती है। तो वह सोचती हैं कि क्या पता कोई बिल्ली या कबूतर हो जो अभी अभी आया हो, तो वह उस बात को नज़रअंदाज कर देती हैं। नैना बताती हैं कि यह जो इनका नया घर था उसमें करीबन 4 कमरे थे और यह घर 2 मंजिलों का था और इसमें आगे पीछे दोनों तरफ गार्डन का स्पेस दे रखा था। नैना अपनी बहन के साथ उसी गार्डन में बैठकर चाय पी रही होती हैं और बातें कर रही होती हैं, साथ ही साथ अपने पति के घर आने का इंतज़ार भी कर रही होती हैं। तो जैसे ही उनके पति घर आते हैं, फ्रेश होते हैं, वो लोग आपस में बातें करते हैं और फिर खाने खाने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो जाते हैं। हालांकि अभी तीनों लोग एक ही कमरे में सो रहे थे। तो सब अपने अपनी गहरी नींद के अंदर होते हैं। रात में करीबन 2:30 से 3 बजे नैना की नींद अचानक खुलती है। वह बताती हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसा मुझे किसी ने छुआ और एकदम से पूरी बॉडी में करंट लगा। फिर उनकी नींद अपने आप टूट गई। अब यहाँ जैसे ही उनकी नींद खुली तब उन्हें ऐसा लगा कि मेरी बिस्तर के साइड में कुछ हलचल सी हो रही है, कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है। मगर नैना बताती हैं कि उनके हाथ पैर हिलना बंद हो गए थे। वह कितनी भी कोशिश कर लें वो अपनी मुट्ठी नहीं खोल पा रही थी, अपना मुंह नहीं हिला पा रही थी और उनके हाथ पैर एकदम जम चुके थे। फिर कुछ देर ऐसे ही अवस्था में रहने के बाद वह अपने मालिक को याद करती हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडी रिलैक्स मोड में आने लग जाती हैं। जैसे ही वो फ्री होती हैं, उनके हाथ पैर काम करना शुरू करते हैं। वह दौड़कर अपने पति को उठाती हैं और अपनी बहन को उठाती हैं और यह किस्सा उन्हें बताती हैं। वह काफ़ी डरी हुई होती हैं। नैना कहती हैं कि मैं काफ़ी डरी हुई थी मगर मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। वह सब मुझे तसल्ली दे रहे थे कि मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, मगर मैं जानती हूँ हकीकत क्या थी। यहीं कुछ रात बीत जाने के बाद यह हादसा वापस से मेरी छोटी बहन के साथ होता है और वह तो बिल्कुल ही घबरा गई थी। अब इन्हीं सब हालतों के चलते हुए और इन्हीं सब किस्सों के होते हुए हमने वह नया घर जल्द से जल्द बेच दिया और अब हम दूसरे मकान में रह रहे हैं और सुख शांति से रह रहे हैं। अब दूसरी कहानी। मैं आसिफ हूँ और मैं जुआपुरा अहमदाबाद के छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिनको लेकर मेरे साथ बचपन में ही काफ़ी किस्से हुए थे। उन्हीं में से एक किस्सा मैं आज आपको सभी को सुनाऊंगा। मेरा यह मानना है कि जब मैं छोटा था तब मैं ज़्यादा चीज़ें देख और महसूस कर पाता था। यानी कि बचपन में हम सभी के पास महसूस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और बड़े होते होते हम उन सब अनुभव को नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे घर में मेरी अम्मी, अब्बू और एक बड़ी बहन जिसकी अब शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं, वह लोग रहते थे। मेरी बड़ी बहन अपने ससुराल से वापस अपने मायके अपने घर आई थी और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी आए थे, जिनमें से एक भांजा और एक भांजी थे मेरे। भांजा जो था वह 6 साल का था और भांजी 3 साल की थी, जो कि अभी गोद में ही थी।
अब हुआ यूँ कि हमारे घर के पीछे वाली गली में एक बहुत ही पुराना सा बंगला है, जिसे आज भी लोग जिन बंगला के नाम से जानते हैं। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने इस बंगले को खाली ही पाया है। मेरी अम्मी बताती हैं कि इस घर में जो भी आया है या तो वो मरा या तो वो पूरा ही पागल हो जाता था। अब हमारे जुआपुरा में उस बंगले के पीछे ही एक बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क था, जहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी लोग जाया करते थे और अपना समय एंजॉय करते थे। अब मेरा भांजा जब भी मेरे घर आता था तब वह खेलने के लिए पार्क में जाने की ही जिद करता था और मैं उसे वहीं पर ले जाया करता था। अब नई नई इमारतें बनने के बाद यह जो अम्यूज़मेंट पार्क का रास्ता है वह उसी बंगले के सामने से होता हुआ जाता है। अब मैंने सोचा कि चलो हमेशा हम जाते ही हैं और आज तक ऐसा कुछ हादसा हुआ नहीं है, तो अपने भांजा और भांजी को उसी रास्ते से लेकर जाया जाए। अब मैंने दोनों को अपनी गोदी में उठा लिया। खैर भांजा तो ज़मीन पर ही था और वह मेरी उंगली पकड़ के चल रहा था, मगर जो भांजी थी वह मेरी गोद में थी। अब मैं उन दोनों को अम्यूज़मेंट पार्क की ओर ले जाने लगा। उस रास्ते में चलते हुए मैं इधर उधर देख ही रहा था और मेरी नज़र उस बंगले पर पड़ी। मैंने उस बंगले को बड़ी गौर से देखा। वहाँ पर चारों तरफ केवल कांच ही कांच टूटे पड़े थे, खिड़कियाँ टूटी थी, दरवाजे आधे टूटे थे, दरवाजे लटक रहे थे। अब जो कि मेरा भांजा मेरी उंगली पकड़कर चल रहा था, उसने मुझसे पूछा कि मामा वहाँ घर में कौन रहता है? मैंने कहा कोई नहीं। फिर उसने बोला कि अगर कोई नहीं रहता तो वह कौन है जो मुझे वहाँ बुला रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा भांजा उस बंगले की एक खिड़की को देखकर हाथ हिला रहा था और हंस रहा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरी भांजी जो कि गोद में थी वह जोर जोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उन दोनों बच्चों को गोद में उठाकर घर वापस ले आया और उन दोनों को कुछ खिलौने दिला के चुप करा दिया। मैंने तुरंत अपनी अम्मी को यह सारी चीज़ें बताईं और तब उन्होंने मुझे बताया कि आखिरी बार जो परिवार उस घर में रुका था, उनकी एक बेटी जो कि बहुत छोटी थी, वह रात में छत पर से गिर के मर गई थी। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ जिन्नों का कब्ज़ा है और वो अपने अलावा किसी को भी वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। यह सब सुनने के बाद मैंने अपने भांजे से पूछा कि बेटा आपको वहाँ पर कौन बुला रहा था? तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि एक लड़की थी, उसकी पूरी बॉडी सफ़ेद थी और वह बार बार अपनी गर्दन घुमा के दिखा रही थी। बड़ी ही फ़नी थी वो, मुझे मज़ा आ रहा था। यह सब सुनने के बाद मैंने उन दोनों बच्चों को आयत पढ़ के फूंक मारी ताकि कोई भी बुरी बला हो तो वह जल्द से जल्द टल जाए। यह सब होने के बाद हमने वह बंगले के सामने जाने वाले रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि यही सारी चीज़ें मेरे साथ भी बचपन में हो चुकी थी और मुझे उसी जिन ने जकड़ा था जो उस बंगले में रहता था और उसने मुझे करीबन 1 साल तक परेशान किया। फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे भांजा भांजी उस दौर से गुजरें और वो सब महसूस करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि बचपन में हमारे पास सोचने और अनुभव करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अब तीसरी कहानी। मेरा नाम प्रवीण है और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे कॉलेज के हॉस्टल से रिलेटेड है। मैं अपने कॉलेज का नाम तो नहीं बताऊँगा, मगर यह कॉलेज देहरादून में है। यह मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर की कहानी है, जहाँ मैं अपने दोस्त के साथ अपने हॉस्टल के रूम में रहता था और यह दोस्त, इसका नाम उस्मान था। हमारा हॉस्टल काफ़ी ही पुराना था क्योंकि हमारा कॉलेज भी काफ़ी जाना माना और पुराना है। और जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर में थे तो हम लोगों को कुछ न कुछ प्रोजेक्ट्स करने के लिए थोड़ी देर देर तक रात में जागना भी पड़ता था। तो अब प्रोजेक्ट के लिए हम अपने हॉस्टल के ही कॉरिडोर में खड़े थे और हम कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही डिस्कस कर रहे थे
कि क्या करना है, कैसे बनाना है। हम दोनों अपना दिमाग उसमें भिड़ा रहे थे। तभी वहाँ एक अंधेरे कोने में, जहाँ पर रोशनी नहीं थी, वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ मुझे दिखा। मैंने उस्मान से पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? उस्मान ने उस कोने में देखा और पसीना पसीना हो गया, मगर कुछ बोला नहीं। मैंने उस लड़के से पूछा, कौन है वहाँ? और चलते चलते उसकी ओर जाने लगा। एकदम से उस्मान ने मुझे हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और गुस्से से कहने लगा, उसके पास मत जाना। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि मुझे अपना दूसरा हाथ भी लगाना पड़ा। यह सब होने के बाद उस्मान और मैं अपने अपने कमरे में चले गए। उस्मान ने मुझसे उस बर्ताव के लिए आगे माफ़ी मांगी। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं रात के समय बाहर से अपने रूम पर आ रहा था। तब मेरी फ्लोर की लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। मैं यह सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे वही लड़का फिर से दिखा जिसके बारे में उस्मान ने मुझे सतर्क किया था। मैं बड़ा उत्सुक था उस लड़के से बात करने में। तभी मुझे पीछे से मेरे दोस्त ने आवाज़ दी और काम के लिए बुला लिया। सारा काम हो जाने के बाद जब मैं वापस अपने रूम पर जाने लगा, तब फ्लोर की लाइट अपने आप ठीक हो चुकी थी। मैंने उस्मान को यह सब बात बताई। तब उस्मान ने मुझे कांपते हुए उस लड़के की बात बताई कि वह लड़का भी मुस्लिम है, मगर वह टोने टोटके करता है और जिन बुलाता है। मैं उस्मान की बातों को इग्नोर करने लगा और हंसने लगा कि ये कैसी बातें कर रहा है। अब कुछ दिन वापस बीत जाने के बाद मैं अपनी कैंटीन में, कॉलेज की कैंटीन में बैठा था, कुछ खा रहा था। तो मुझे वह लड़का फिर से दिखा और वहीं पर हमारी कुछ बातें भी शुरू हो गई। उसने मुझसे बातों ही बातों में पूछा कि क्या तुम जादू, काला जादू, जिन के बारे में जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानता, मैंने बस टीवी में ही इसे देखा है। उसने बताया कि उसका नाम अब्दुल था और उसने मुझे अपने रूम में इनवाइट किया कुछ दिखाने के लिए। फिर जैसे ही मैं उसके रूम पर गया तो उसने मुझे कुछ किताबें दिखाई और पूछा कि जादू देखोगे? तो मैं कुछ बोलता उससे पहले ही अब्दुल ने सारे खिड़की के पर्दे बंद कर दिए और दरवाज़ा लॉक कर दिया और एक मोमबत्ती जला ली और कहा, तुम यहाँ से हिलना मत, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं डर के मारे अपनी जगह टिका रहा। मुझे लेकिन उत्सुकता थी कि ये कौन सा जादू दिखाने वाला है। तो अब्दुल कुछ न कुछ मंत्र पढ़ रहा था, जोर जोर से हुंकार रहा था। फिर धीरे धीरे कमरे में कुछ भारीपन सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारों ओर लोग बात कर रहे हैं। तभी अचानक से एक भारी सी आवाज़ मेरे सामने से आने लगी। कुछ ऐसा महक रहा था रूम में कि समझो कि सड़ी मांस की बदबू हो। और वह आवाज़ इतनी भारी थी कि मानो कोई डायनासोर मेरे सामने खड़ा हो। मैं यह सब अनुभव करके बहुत ही पसीना पसीना हो गया। अब्दुल लगातार मंत्र पढ़ रहा था, उसके दोनों हाथ ऊपर थे और मैं जल्द से जल्द यह सब देखकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अब माहौल शायद शांत हो चुका है। और फिर एकदम से अब्दुल ने अपने रूम की लाइट जलाई और खिड़की पर से पर्दा वर्दा सब हटा दिया और उसने मुझसे कहा, कैसा लगा जिन से मुलाकात करके? यह कहते ही वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया। मुझे इतना डर आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं लगा था। मैंने जल्द से जल्द उसका गेट खोला और फटाफट भागकर अपने रूम पर चले गया। रूम पर मुझे इस हालत में देखकर उस्मान मुझसे पूछने लगा कि अरे क्या हुआ तुम्हें एकदम से क्या हुआ? इतना पसीना पसीना, इतने डर क्यों रहे हो और इतना काँप क्यों रहे हो? मैंने पानी पिया और शांत होकर यह सारी चीज़ें उस्मान को बताई।
उस्मान ने मुझसे फिर कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था उसके पास जाने के लिए, मगर तुम फिर भी गए। अब उस्मान मुझे अगले दिन सुबह एक बाबा जी के पास ले गया और वहीं पर उसने झाड़ फूंक करवा के बला टलवा दी। अब चौथी स्टोरी। यह कहानी है राजस्थान जैसलमेर में रहने वाले रमेश की। रमेश बताते हैं कि यह कहानी तब की है जब मैं 14 साल का था। उन दिनों अजमेर जाने के लिए मेरे गांव से कोई साधन नहीं मिला करता था। मेरा गांव जैसलमेर के आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ से कुछ भी साधन मिलना बहुत ही मुश्किल है। सारी गाड़ियाँ जैसलमेर शहर के अंदर ही मिलती हैं। अब हमारे वहाँ उस वक्त बारिश का मौसम था और हमारे गांव में ऐसा माना जाता है कि सावन में ही सभी बुरी शक्तियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। अब यह सब जानने के बावजूद भी मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग अजमेर जाने के लिए जैसलमेर शहर में पहुँचे और रात की एक बस पकड़ी। तब वहाँ से हमने रात में बस में बैठकर और निकल लिए। हम लोग बड़े उत्सुक थे अजमेर जाने के लिए। हम ऐसे ही घूमने के लिए वहाँ जा रहे थे। अब रात करीबन 2:30 बजे बस एक छोटी सी जगह पर चाय पानी के लिए रुकी। मैं बस से उतरा और फटाफट टॉयलेट करने के लिए जगह ढूंढने लगा। वह बहुत छोटी सी टपरी थी चाय की, वहाँ आसपास कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं थी। तब मैंने देखा कि खेत की तरफ एक टूटी फूटी सी पुरानी सी बस पड़ी है। अब मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं जाकर वॉशरूम कर लेता हूँ। अब मैं वहाँ गया और फ्रेश होके वापस आने लगा। जैसे ही मैं वापस आया, मैं चाय पी रहा था अपने दोस्तों के साथ। कुछ देर बीतने के बाद मैंने जब वापस उस बस के पास देखा तो मैंने पाया कि वहाँ से कोई साया जो है वह झांक रहा है और साथ ही साथ एक और साया जो कि टूटी फूटी बस के ऊपर से कूद रहा है बार बार नीचे। यह सब देखकर मैंने अपने दोस्तों को भी वह सब बताया और दिखाने की कोशिश करी, मगर वो लोग वहाँ देखकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। अब यह सब होने के बाद मुझे शर्मिंदगी तो हुई, मगर मैं जो देख रहा था वह वो लोग नहीं देख पा रहे थे। मैं चुपचाप बस में जाकर बैठ गया और सब भुलाने की कोशिश करने लगा। अब हम लोग जब अजमेर पहुँचे, वहाँ घूमे फिरे और 2 दिन में वापस वहाँ से लौटने लगे। वहाँ से लौटने के बाद मैंने अपने गुरुजी से यह सारी बातें बताईं और उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा हुआ तुम वापस उस जगह नहीं गए, और अगर तुम जाते तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता था। यह सब तुम्हारे सर पर माता रानी का आशीर्वाद है, इसलिए वह जिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और ना ही तुमसे जुड़ पाया। यह सब सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गया माता जी के प्रति, और अब से मैं केवल माता जी के पूजा पाठ में ही लीन रहता हूँ। यह 5वीं कहानी भी रमेश की है और यह एक बोनस स्टोरी है। यह कहानी 2018 की है। ठंड के मौसम में जैसलमेर शहर में एक शादी अटेंड करके अपने घर वापस लौट रहा था। उस वक्त कार में मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली और मेरे बड़े भैया भी थे। वह अक्टूबर का महीना था, तो उस वक्त इतनी ठंड नहीं थी, मगर हाँ, कोहरा ज़रूर छा रहा था सड़कों पर। अब हम लोग शादी में से रात 11 बजे निकले थे और हमें 3-4 घंटे चलते चलते भी हो गए थे। हमारा घर करीबन 5 घंटे दूर था। अब हम सभी लगभग बहुत गहरी नींद में थे और रात के करीबन 12 या 1 बज रहे होंगे उस वक्त। फिर हमारे ड्राइवर ने अचानक से सड़क पर चलते चलते ब्रेक मार दिया। हम सबकी नींद उछट गई और हम ड्राइवर पे ही चिल्लाने लगे कि अरे ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे हो। ड्राइवर बहुत ही सहमा हुआ लग रहा था, वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस उंगलियों से सड़क पर इशारा कर रहा था। मेरे बड़े भाई ने उससे पूछा कि अरे तुम्हें क्या हुआ। उसने सड़क की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह देखो। मैंने जैसे ही वहाँ देखा तो पाया कि एक
बहुत बूढ़ी सी औरत जो कि कुबड़ी थी, वह अपने हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाठी लेके रास्ता पार कर रही है, मगर उसके पैर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, मानो जैसे कि वह हवा में तैर रही हो। और उसकी परछाई भी लाइट से बिल्कुल नहीं बन रही थी। यह सब देखकर मेरे दिमाग में एक शक तो दौड़ा, मगर मैं खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सब मैं क्या देख रहा हूँ। यह तो ठीक है, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब एक गाड़ी, हाँ, जो हमारे पीछे से बड़ी स्पीड में आ रही थी, और वो गाड़ी बूढ़ी औरत के ऊपर से निकल गई, मगर वह औरत अभी भी सड़क पार ही कर रही थी। यह सब देखने के बाद हम सब बड़े भयभीत हो गए और हमें अब यकीन हो गया कि हाँ, भूत चुड़ैल प्रेत सभी होते हैं। अब जल्द से जल्द हमने गाड़ी में भजन चलाए और चुपचाप धीरे धीरे अपने घर लौट आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और लोगों की स्टोरीज़ आप तक पहुँचा सकें। और अगर आपको हमारी स्टोरी का हिस्सा बनना है तो आप अपनी आप बीती या फिर रियल इंसिडेंट्स को हमारे ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि और जय श्री राम।